तो हेलो बैक बेंचर्स, कैसे हो आप सब लोग। बैक बेंचर्स चैनल में एक बार आप सबका वापस से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घर पर बैठ के पढ़ रहे होंगे। ओके। तो पिछले चैप्टर में अभी तक हमने बात की कि इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन के बारे में बात की हमने, राइट, कि किस तरह से जो रूल्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि इन्वायरमेंट को, हमारे फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग रूल्स इंप्लीमेंट किए गए। और हमने उसके बाद अर्थ समिट भी देखा, ठीक है, जो कि रेडियो जनरल में 1942 में हुआ था, राइट। ओके। और भी हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ देखी जो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जो है हमारे इन्वायरमेंट को, अपना फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्प्लीमेंट की थी। ओके। सो ये चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर। अब आज का चैप्टर, हमारा आज का टॉपिक क्या है। आज हम अपने ये सीरीज़ का यूनिट 13 करने वाले हैं, ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड इन्वायरमेंट। ह्यूमन कम्युनिटीज़ क्या हैं, क्या क्या आगे स्ट्रक्चर, आगे हम स्ट्रक्चर में देखने वाले हैं। कोई इतनी ज़्यादा चिंता की बात नहीं। उससे पहले, उसके अलावा मेरे एक्चुअली गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सो अगर आपको वॉइस कट के आ रही है या फिर वॉइस में कुछ इशू आ रहा है तो उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी हूँ। ओके। टॉपिक और बढ़ते हैं। बस सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें। सबसे फर्स्ट जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन। ओबियसली सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। सेकंड है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड्स, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। ऑब्वियसली हमने अभी तक बहुत बारी पढ़ लिया, लेकिन एक बार जब नया टॉपिक है तो इसे आई होप करते हैं कि इसमें कुछ नया दिया गया हो उसके रिलेटेड। ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर, कम्युनिटी हेल्थ, एनवायरमेंट हेल्थ, कि ह्यूमन की हेल्थ क्या है, मतलब कि, और ह्यूमन की हेल्थ और वेलफेयर किस तरह से की जा सकती है, जो इन्वायरमेंट है उसकी हेल्थ है हमारे, और उसके क्या रिलेशन है हेल्थ में। ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचुरल डिजास्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ओवरऑल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, क्योंकि इसमें हम अर्थक्वेक पढ़ेंगे, फ्लड पढ़ेंगे, साइक्लोन पढ़ेंगे, सुनामी पढ़ेंगे, ड्रॉट पढ़ेंगे। ये जो है बहुत ज़्यादा बेसिक्स चीज़ें हैं, आप सबको आनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही बेसिक है। ओके। अलग अलग सोर्सेज पे है। मैंने आपको पहले बताया कि इस पूरी वर्ल्ड में किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। हर एक की अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग बुक में पढ़ोगे अलग अलग डेफिनेशन मिल रही है थिंग, बट कंसेप्ट एक ही होता है। सो आपने कंसेप्ट लेके चलना है कि इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको भी आपको से क्वेश्चन आ भी गया तो आप अपने आप से लिख सको। ओके। इसी के साथ आप ये बताएंगे अभी कि जब जैसे ही हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम इसके जो हमारे 14 चैप्टर जो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं हर दिन आपके लिए एक पेपर लेके आएंगे जिसको हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। उसमें सबसे आसान ये है कि उससे हमारे, जो कि आपको इतना पता है कि जो ईवीएस का पेपर होता है एमसीक्यूज में आता है, राइट। सो ये हमारे लिए फ़ायदा है और हमारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी उसके अलावा, ठीक है। उसके अलावा हम क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर में, प्रिपेयर्डनेस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ऑब्वियसली जब आपको पता है कि ये डिजास्टर्स है, ओके, इनको किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से प्रिकॉशंस ली जाती हैं, किस तरह से इनसे बचा जाएगा। सो वो हम उसके बाद पढ़ेंगे। उसके बाद रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन इन द पीपल प्रॉब्लम एंड कंसर्न। उसके बाद देखेंगे अगर इंपॉर्टेंट हुई तो केस स्टडी भी पढ़ेंगे। सो इतने टॉपिक्स में जो है इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे, लेके चलेंगे। ओके। तो शुरू करते हैं आज अपने टॉपिक से, इंट्रोडक्शन से। सबसे फर्स्टली, in the previous unit, we have discussed various acts enacted for the protection of environment, and we also learned various convention protocols framed for global environment issues. You would have read as to how human beings have involved in the natural system as a result in interactive forces among pre-existing biological forms, though late or to arrive evolutionary science. अच्छा, नॉर्मली इसमें इतना नहीं बताया। इस यूनिट में, इस पैराग्राफ में इतना ही बताया गया कि किस तरह से जो हमने प्रीवियस यूनिट में, अब इसलिए इंट्रोडक्शन में ये देखते हैं कि पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, क्योंकि ऑब्वियसली जो हर एक चीज़ है वो इंटर रिलेटेड है, ठीक है। सो पिछले चैप्टर में ऑब्वियसली हमने जो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन पढ़े थे, जिसमें कि हमने काफ़ी सारे एक्ट्स पढ़े थे, या फिर उनको प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, कन्वेंशन बोलते हो, अलग अलग लेवल पर अलग अलग नाम दिया गया, ठीक है। सो जिसमें हमने इन्वायरमेंट के रिलेटेड पढ़ा कि किस तरह से इन्वायरमेंट को बचाया जा सकता है, हमको क्या क्या पॉलिसीज लगेंगी। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, how over exploration of natural resources has led to environment degradation and indiscriminate industrialization has led to deforestation and related problems। अच्छा, ये ऑब्वियसली हमने पहले भी पढ़ लिया है कितनी बार अभी तक। अगर आपने सारी लेक्चर सीरीज देख ली तो ये लाइन जो अभी हमने पढ़ी यहाँ पर, कि किस तरह से ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से हमारे जो नेचुरल है उसको किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है, और किस तरह से जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो इन्वायरमेंट वो डिग्रेड हो रहा है। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इन्वायरमेंट जो है डिग्रेड हो रहा है। सो ये पहले बड़ी बार पढ़ लिया और एक बार वापस हम इसको पढ़ेंगे। ओके। ओके। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। हमने पहले भी बड़ी बार पढ़ा कि जो ह्यूमन की जो बढ़ती जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है अब पॉपुलेशन इन्वायरमेंट पे, क्योंकि वैसे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज की डिमांड आएगी, और जैसे जैसे डिमांड आएगी तो हम रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और जैसे इन्वायरमेंट पर नुकसान पड़ता है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड determinants and consequences of population trends, modern Homo sapiens have appeared 50,000 BC at dawn of agriculture. Almost 8,000 BC, the world population was somewhere around 5 million. Throughout subsequent millennia, the human population has been quite small. It grown relatively slowly and even experienced occasional decline. Show that general trends of population growth is last 10,000. As agriculture became more efficient, women began to bear more children and
human population increase, it was possible to grow more food in given area of land. Hunter gatherers were mostly nomadic, and in their way of life infants were reliability. In a stationary agriculture society, children are not much trouble and they can help in farming. Therefore the population increased between 10,000 BC and about 18,000 BC. It was largely as a result of increasing. अच्छा, इसमें नॉर्मली हमको ये बताया गया कि यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग जब आपको पता है यूनाइटेड नेशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिपोर्ट देता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग जो है, जो आज के प्रेजेंट टाइम का जो होमो सेपियंस है, राइट, आज के जो प्रेजेंट टाइम का होमो सेपियन है 50,000 BC अराउंड के टाइम पे, ठीक है, 50,000 BC के टाइम पे आया था। मतलब कहीं ना कहीं इवॉल्व होता है, जैसे हमको पता है कि कहीं जो ऐसे बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर नहीं थे, मतलब एक्चुअली उनमें एवोल्यूशन हुई थी एक नॉर्मल एनिमल से, जिसको हाँ एक बंदर की स्पीशीज बोल सकते हैं, बंदर के टाइप बोल सकते हैं, उससे इवॉल्व होकर उन्होंने बड़ा ज़्यादा इवोल्यूशन की। पहले फिर वो 4 पैर पे थे, फिर 2 पे, फिर पूरी तरह से 2 पैरों पे खड़े हुए। एक्चुअली इस टाइम मैं उस साइकिल को भूल गया, सो सॉरी, बट आगे कहीं मुझे याद है कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इवॉल्व होता है, उसको क्या क्या अलग अलग स्टेप उसको अलग बोलते हैं, तो होमो इनेमस, होमो सैपियंस, होमो इनेमस एंड आल्सो ऐसे ही बड़ा कुछ था, सॉरी उसके लिए मुझे अभी नहीं आता ऑन द स्पॉट पे। और 50,000 ईयर्स पहले जो है ह्यूमन आया था इस मतलब अच्छी तरह से इवॉल्व हो गया, ह्यूमन ने सेटल वे में रहना स्टार्ट कर दिया था। और 8,000 पहले, ठीक है, 8,000 ईयर्स पहले से ह्यूमन ने एग्रीकल्चर का जो काम है वो करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो गया था, ठीक है, ह्यूमन, उसको एग्रीकल्चर के बारे में पता लग गया था कि किस तरह से उगाते हैं नॉर्मली, ओके, और किस तरह से जो है प्लांट्स पे डिपेंड, प्लांट से खाना खाया जा सकता है, ठीक है, एंड ऑल दैट। सो ये बताया था यूनाइटेड नेशन से 50 कि किस तरह से जो ह्यूमन की एवोल्यूशन हुई थी, ओके। उसके बाद जो है एग्रीकल्चर जो वो एफिशिएंट हो गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो वुमेंस थे वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बच्चे और रखने के वो हो गए, क्योंकि मतलब जैसे जैसे एक देखते पर्टिकुलर फैमिली है एक, ठीक है, इस फैमिली में सिर्फ 3 मेंबर हैं, राइट, तो 3 मेंबर से ज़्यादा कितना ही खाना कलेक्ट करेंगे, कितना ही वो कर पाएंगे। बट उसी कंपेरिजन में फिर लोगों ने और ज़्यादा बच्चों को पैदा करना स्टार्ट कर दिया। मतलब रिवाज में लगा कि एक फैमिली में अगर आप देखते हैं शेट के टाइम पे तो चाहे 5-6 बंदे होते थे, 5 बच्चे होते थे एक वुमेन के, ठीक है। सो उससे क्या होता था कि जितने ज़्यादा बंदे होंगे फैमिली में तो काफ़ी जो है खाने का मतलब खाना जो उनको रिसोर्सेज है वो मिलने का एक उनको एडवांटेज होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली जितने ज़्यादा बंदे होंगे उतने ज़्यादा काम करेंगे, उतने ज़्यादा ऑब्वियसली एक्सप्लोर करेंगे नेचर को, फॉरेस्ट को। उस टाइम के ऑब्वियसली आपको पता है फॉरेस्ट में डिपेंड थे, तो उतने जितने ज़्यादा होंगे तो उतना ज़्यादा खाना लाने की उम्मीद है, ठीक है। सो जैसे जैसे बंदे बढ़ते गए फिर वो सारे बंदे जो है ऑब्वियसली क्या नेचुरल रिसोर्सेज पर अटैक करने लगे, अटैक इन द सेंस मतलब उनको करके उनको खाने लगे, उनको यूज़ करने लगे, और उससे इन्वायरमेंट जो है ऑब्वियसली कहीं थोड़ा डिग्रेड होता गया। लेकिन ऑन द स्पॉट पर नहीं पता लगता कि अगर आज आपकी कहीं आपने एक पेड़ काट दिया, ऐसा नहीं कि आज ही इन्वायरमेंट खत्म होगा, आपको देखिए 2 और खाएंगे, 2 और काटेंगे, 2 और काटेंगे, तो ऐसे काटते सारा जंगल खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। सो इस तरह से इवोल्यूशन ह्यूमंस की, और किस तरह से उन्होंने टाइम टू टाइम आराम आराम से धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती गई इसी प्रोसेस में, ओके। और तब जब बात करें 1000 BC की बात करें, और जब 1000 BC से 1880 तक जो पॉपुलेशन की बहुत ही मतलब ऐसे फ्लो है, एक ग्राफिक, अगर ग्राफिकली देखो तो मतलब एक खतरनाक तरीके से एक बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन वे में, मतलब इंक्रीजिंग वे में पॉपुलेशन बढ़ी उस टाइम, ठीक है। कब से कब तक आपने ये याद रखना है, 10,000 BC से 1880 तक, ओके। पॉपुलेशन ग्रोथ का जो ग्राफ है काफ़ी बढ़ता गया, मतलब बहुत ज़्यादा इसी टाइम पीरियड में ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी, ओके। देख सकते हो अब, जैसे कि मैंने अभी ऊपर ग्राफ बनाया था, देखो किस तरह से जो है काफ़ी नॉर्मली फर्स्ट नॉर्मल, लेकिन जब हम बात करें देखो यहाँ पर 10,000 BC की बात आती है तो किस तरह से ग्राफ बढ़ता गया, फिर थोड़ा सा डाउन आया और फिर बढ़ता गया। देखो आई होप आप देख रहे होंगे किस तरह से ग्राफ बढ़ता गया पॉपुलेशन का टाइम के अनुसार, ओके। सो देखो यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है, आफ्टर 1800 अ सेकेंड एंड मोर ड्रामेटिक इंक्रीज इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्ड, दिस कंसिडर्ड एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। Cities grew rapidly, goods and services became more rapidly available, progress in medical science and improved sanitation brought down the death rate drastically, resulting in exponential increase in the human population. From figure we can also say that it took several thousands years for human population to grow 1 billion, which occurred sometime around 1800. In a marked constant, the population doubled to 2 billion person in only 80 years and reduced to 4 billion in hardly 45 years. Human population is expected to be 8.6 billion by mid 230s, okay. 8.6 billion, guys, 8.6 billion, not million, it's billion. 9.8 billion by 250s and 11.2 billion by 20 first 21,000 2100. According to one estimate, world's food resource can sustain a maximum of 10 billion people, okay. So देख सकते हो आप
इस पैराग्राफ की इंपॉर्टेंस, इस पैराग्राफ की जो काफ़ी जो वर्ड्स हैं, जो काफ़ी नॉलेज है, वो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कहीं ना कहीं कड़ी सच्चाई बता रही है सोसाइटी की है। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा ऐसा समझते हैं कि कैसे हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ा कि 10,000 से लाइक ओके याद रखना, 10,000 BC से लेकर 1800 AD तक जो है वो फर्स्ट फेज़ आया था। ठीक है, क्या आया था? वो था फर्स्ट फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, बट सेकंड फेज आफ्टर आफ्टर फर्स्ट फेज, सेकंड फेज केम एंड दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गाइस। ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमने देखा कि जो ये इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ आवर बेसिक नीड्स, वाटर आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ओके, और भी सारी इक्विपमेंट्स आ गए, मेडिकल साइंस आ गई, ठीक है, जिसने बड़ी ज़्यादा तरक्की की है। अभी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमें देखो आता है कि हमने देखा कि जैसे कि 10,000 BC से लेकर 800 तक बड़ा ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ थी, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज लिमिटेड में थे, पॉपुलेशन लिमिटेड थी। ये मानते हैं कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ बड़ी अच्छे से हुई इस फर्स्ट फेज़ के दौरान, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि प्लेग आया था, एक बीमारी, अगर आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, तो उसने अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड की जो आधी पॉपुलेशन थी उसने खत्म कर दी थी। इतनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी, आज के टाइम का कोरोना वायरस बोल सकते हैं आप उसको। ओके, तो काफ़ी डेथ्स हुई उस टाइम, तो फिर पॉपुलेशन नीचे आ गई। बट जैसे जैसे उसके बाद क्यों, ऑब्वियसली प्लेग के मेडिकल साइंस नहीं थी उस टाइम, इतनी ज़्यादा मेडिसिन नहीं होंगी। ओके, फिर जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने तरक्की की, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी हुई, फिर इससे क्या हो गया, इससे जो लोगों की लाइफ और आसान होगी, और मतलब जब कोई बीमार इंसान बीमार होता था ऑब्वियसली उसको ठीक किया जाता था, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डेथ। सो उससे क्या हो गया, उससे भी एक बार वापस फिर जो पॉपुलेशन, ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ बढ़ने लगी। ठीक है, सो आई ऐसे हमको सेकंड हमको इससे पता लग सकता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ के है वो दो फेजेस माने जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन सा, 10,000 से लेकर 1800 AD तक, ठीक है, और ये BC है, ठीक है, BC। और उसके बाद सेकंड फेज का आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं उसको, जो आफ्टर 1800 AD के बाद चला। ठीक है, उसके बाद ये डेटा तो आपने अपने खुद ही लिखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेटा है कि ये माना जाता है कि जब तक आज 2030 तक 8.6 बिलियन हो जाएगा। ठीक है, या तो 2023 है, बट 2030 तक 8.6 बिलियन हो जाएगा। उसके बाद 9.8 बिलियन हो जाएगा 250 तक। ठीक है, और वैसे जब 21 आ जाएगा, 2100 आ जाएगा, तो मतलब तब तक 11.2 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी पूरे वर्ल्ड की। और हम देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर बताया कि एस्टिमेट से पता लगा कि जो पूरे हमारे अर्थ पे जितने मैक्सिमम फूड रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ 10 बिलियन पीपल को ही जो है कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे, उनके लिए ही उपयोग हो पाएंगे, मतलब लिमिटेड वे में है ना। ठीक है, तो अब देखो पॉपुलेशन कितनी है, 11.2 बिलियन, 2 बिलियन है। ठीक है, और रिसोर्सेज की जो कैपेसिटी है, रिसोर्सेज की जो कैपेसिटी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, सो वो कितनी है, वो है सिर्फ 10 बिलियन। तो सोचो 1.2 बिलियन लोग कहाँ जाएंगे, 1. नॉट 2,000, नॉट 2 मिलियन, इट्स 1.2 बिलियन पीपल गाइज। सोचो कहाँ जाएंगे। सो ये बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम इशू बन रहेगा। ओके ओके ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। पढ़ते हैं। Much before we faced the effect of globalization, calamities like floods, earthquake, eruption, volcanoes, and forest fires were wreaking havoc on human lives. But with the rapid industrialized exploration of non-renewable natural resources, construction of huge dams, deforestation, indiscriminate use of chemicals, and human grids for quick returns with lower inputs, and contribute to the escalation of the occurrence of these calamities. These coupled with human-made disasters like nuclear accident, industrial accidents, disposal of toxic waste, accidents in the transportation of hazardous waste, oil spills, and emission of greenhouse gases has created a situation that threatens the existence of humanity. There are sections of scientists and social scientists who argue that environmental calamities are human-made disasters, where other argues that development and economic growth cannot be achieved unless we take calculated risk. These issues are dependable, but the issues at stake in the survival of humanity. It is acknowledged that the margin between natural calamities and the human-made disasters is becoming thinner gradually. This is what we are doing. सो ये तो नॉर्मल एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ये पैराग्राफ आप इसको कहीं पे भी डाल सको तो बहुत अच्छा आपका एक इंप्रेशन पड़ेगा। इसमें ये मैंने बताया कि जो नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो तो अपनी जगह पे हैं, आप उनको कैसे रोक सकते हो, उनको चाहे आप नहीं रोक सकते हो, लेकिन उसी के साथ साथ ह्यूमन भी जो है, ह्यूमन वो भी उतना ही ज़्यादा दोषी, उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है जितना कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं जो कि इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने में लगी। अब बात करें अगर नेचुरल की, तो जैसे ये वॉल्केनो एरप्शन हो गया, ठीक है, फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक आ गया, ड्रॉट हो गया, ठीक है, तो ये नेचुरल है, इसमें इतना ज़्यादा हमारी ह्यूमन का कोई हाथ नहीं है। बट उसके साथ ही जो ह्यूमंस हैं, जैसे आपका आ गया एसिड वगैरह, वो इन्वायरमेंट को बड़ा ज़्यादा पोल्यूट करते हैं। जब ऑब्वियसली आप उनको इमिट करते हो। उसके बाद आ गया आपका फ्लड्स आ गए, सॉरी फ्लड नहीं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स आ गए, ठीक है,
उसके बाद टॉक्सिक वेस्ट एमिशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट आ गया, ठीक है, हैजार्डियस वेस्ट आ गया, हैजार्डियस गैसेज आ गई, ठीक है। तो इतनी सारी ये सारी एक्टिविटीज़ ह्यूमन जो परफॉर्म करता है, जो कि ओबियसली इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन अपने लिए ही खतरा डाल रहा है, अपने लिए। मुझे एक बात समझ नहीं, हम अपने लिए ही जहर खरीद के अपने आप को मारते हैं। हम सबको पता है कि जब हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ठीक है, उसमें केमिकल्स मिले होते हैं, ऑब्वियसली नाइट्रोजन गैस पड़ी होती है। ऐसा पर्टिकुलरली मुझे नहीं पता क्या होता है, बट ऑब्वियसली हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं इसलिए हमको ऐड वगैरह में भी देखने को मिलता है कि फास्ट फूड से दूर रहो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से दूर रहो, क्योंकि उसमें मतलब कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को ख़राब करने में काफ़ी रोल निभाते हैं। अगर आप ज़्यादा कंटिन्यूसली फास्ट फूड ईट रहे हो तो आपको पता होना चाहिए बात, ओके। बट हम क्या करते हैं, हम जाके शॉप में एक पर्सन को पैसे दे रहे हैं 50 रुपीज़ कि आप हमको लाइक जहर दो, इनडायरेक्टली जहर दो। वही इनडायरेक्टली वही हुआ। आपको बताइए कि अगर जो मोमोज वगैरह आपको बर्गर वगैरह खाते हो जिसमें मैदा होता है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक है, बट हम पैसे से जहर खरीद के खुद खा रहे हैं, बस किसके लिए, 2 मिनट के प्लेजर के लिए। सो प्लेजर से दूर रहना है, ओके। चाहे ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है जिससे कि इन्वायरमेंट में नुकसान पड़ रहा है, ठीक है, ह्यूमन की एक्टिविटी से, बट वो अपने लिए ही नुकसान कर रहा है। चाहे वो इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा तो इकोसिस्टम अगर डिग्रेड होगा, इकोसिस्टम को जो सोचे वो खत्म होगा, तो ह्यूमन के लिए ही पॉपुलेशन बढ़ेगी, खुद के लिए, ठीक है। सो ह्यूमन हेल्थ और वेलफेयर देखते हैं अब इसमें। A broad and widely used definition of health given by WHO World Health Organization is that ये कि जो हेल्थ की एक बहुत अच्छी और मानी हुई मतलब ऐसे डेफिनेशन है, परिभाषा है, किसने दी है, यूनाइटेड सॉरी WHO ने। ओबियसली हेल्थ के रिलेटेड ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ये तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो WHO ने हेल्थ की एक बहुत ही डेफिनेशन दी है, दैट इज a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity, ठीक है। हमारी एक ऐसी कंप्लीट स्टेज, एक हमारी ऐसी सिचुएशन जिसमें एक फिजिकल बॉडी ह्यूमन की जो है वो मेंटली, फिजिकली और सोशली इन अ कंप्लीट स्टेट में हो, मतलब रिलैक्स स्टेट में हो, सोचने वाली अपनी हालत में हो, लाइक डिजीज़ फ्री बॉडी हो, आपको कोई बीमारी नहीं हो, ठीक है। फिजिकली फिट हो। फिजिकली फिट का मतलब ये नहीं है कि चाहे आपके डोले शोले हो या नहीं हो, सिक्स पैक्स आप हो, नहीं, आप नॉर्मली चल सकते हो, नॉर्मल वॉक कर सकते हो, दौड़ सकते हो, ठीक है, बात कर सकते हो। आप मेंटली बड़े ज़्यादा इतना डिप्रेशन में नहीं हो। अब आप करोगे, बात करोगे, अगर जिसको टेंशन है, बीमारी हो, जब हमेशा सोचता रहता है, 24 घंटे किसी से बात नहीं करते, कोने में बैठा रहता है, तो क्या वो भी फिजिकली ठीक है, वो क्या भी वो मेंटली ठीक है, वो हेल्दी है नहीं, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर ऑब्वियसली तीनों टाइप से, मेंटली है, फिजिकली और सोशली वो एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई इंसान में फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट है, एप्स वगैरह पूरे सब कुछ है, लेकिन मेंटली अगर वो फिट नहीं है तो वो हेल्दी नहीं माना जाएगा, ठीक है, हेल्दी नहीं माना जाएगा यूनाइटेड नेशन के द्वारा। सो यूनाइटेड नेशन ने एक अच्छी परिभाषा दी है हेल्थ की। हेल्थ की वो एक ऐसी फिजिकल बॉडी जो कि फिजिकली, मेंटली और सोशली इन अ कंप्लीटली एक्टिव हो, और कोई उनको बीमारी या इन्फर्मिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो हेल्थ की ये नॉर्मल बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है। One measure of health is the ability to function effectively within a given environment. Since the physical, biological, and social environment keeps on changing throughout the life of an individual, good health involves the process of continuous adaptation to such a changes. Environment health can be defined as the aspect of public health that is concerned with all external conditions such as all form of life, substances, forces, problems, and challenges, and any other condition in the surrounding of human beings that may exert an influence on their health and well-being. Diseases, in this sense, represent a maladjustment of the human being to his her environment. सो यहाँ पर इन्वायरमेंटल हेल्थ को यहाँ पर मतलब बड़ी अच्छी तरीके से, बट द थिंग इज बड़े थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन दी है। उसके बताया गया कि इन्वायरमेंटल हेल्थ एक पब्लिक हेल्थ के एस्पेक्ट में बताई गई है कि हमको ओवरऑल जो भी एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, राइट, जो भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सब्सटेंसेस हो गया, फोर्सेज हो गया, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस एंड अदर कंडीशंस सराउंडिंग बाय ह्यूमन बीइंग के सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम वो फेस करता है, जो भी इंट्रैक्शन करता है, ठीक है, उन सभी इंट्रैक्शन, सभी प्रॉब्लम्स जब वो फेस कर लेता है, ठीक है, और अपनी जो कंप्लीटली जो मैंने आपको जैसे कि हेल्थ की जो डेफिनेशन है यहाँ पर इंटरलेक्ट हो जाती है कि उसके इंट्रैक्शन के बाद भी अगर जब वो अपनी फिजिकली, मेंटली, सोशली एक इनएक्टिव स्टेट में होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल हेल्थ, ठीक है। सो नॉर्मली डेफिनेशन आपको सिर्फ याद कर लेनी, ज़्यादा इतना इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ओके। Although ancient civilizations were aware of effect of environment on health, the importance of clean environment in the modern time were realized in Europe only after Industrial Revolution in 1842. It was known as the Great Sanitary Awakening. As the consequence, the discipline of public health was established. It was defined as science and art of preventing disease
प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड प्रोमोटिंग हेल्थ एंड एफिशिएंसी थ्रू ऑर्गेनाइज कम्युनिटी इफेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक हेल्थ आर गिवन बिलो। अच्छा, सो यहाँ पर देखो पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन बताई गई है, नॉर्मल पब्लिक हेल्थ के बारे में बताया गया आपको। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, पब्लिक हेल्थ। ठीक है, क्या है पब्लिक हेल्थ? मैंने जब प्रीवियस क्वेश्चन देखे थे तो उसमें मैंने ये देखा था कि पब्लिक हेल्थ तो 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको इसको सीरियस लेना है, इसे लाइटली नहीं लेना है। सो पब्लिक हेल्थ को मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि पब्लिक हेल्थ जो है ये वाला डेफिनेशन इसको पढ़ के जाएँ, क्योंकि 2-3 बार पूछा गया है। ओके, आज के टाइम के कंपैरिजन में जो हमारे एंशिएंट टाइम्स थे, ठीक है, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थे, जो हमारे पूर्वज मान जाते थे, वो इन्वायरमेंट को लेके काफ़ी पॉजिटिव थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव थे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जैसे बड़े ज़्यादा टाइम पहले जाते हैं तो वो पेड़ों को, मतलब नेचुरल चीज़ें हैं ना, उनको ही पूजा करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली जो नेचुरल चीज़ें वही उनका सोर्स ऑफ लिविंग था, सर्वाइवल था। ठीक है, वो पेड़ों को पूजते थे। ठीक है, वनस्पति जैसे नेचर को पूजते थे, हवा जैसे जिसको हम वायु बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए पवन देव, जैसे सूर्य है, ठीक है, सूर्यदेव, ओके, पानी है, ओके, बिजली है। सो इन चीज़ों को वो बड़ी ज़्यादा पूजा करते थे, बहुत ज़्यादा पवित्र मानते थे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं उन इन्वायरमेंट के तरफ उनका जो एक काफ़ी पॉजिटिवनेस हमको देखने को मिलता है। ओके, आज के मॉडर्न टाइम के लिए, आज के मॉडर्न टाइम थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड है। सो इतनी चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता। कुछ लोगों का ये मानना है कि मतलब ये उनकी ऐसी अपनी थिंकिंग थी कि ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बट अलग अलग आपने अपनी सोच है। बट यहाँ पर इतना बताया गया कि जो हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन थी वो काफ़ी इन्वायरमेंट को लेके पॉजिटिव थी, इन्वायरमेंट को लेके बड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी। और ठीक है, मॉडर्न टाइम के कंपेरिजन में, और यही जो बात है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडर्न टाइम में यूरोप में आई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम इंडस्ट्रीज लगेगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगेगी, तो इन्वायरमेंट जब डिग्रेड होगा, तबाह होगा, तो ऑब्वियसली तभी जाके ह्यूमन को पता लगेगा कि इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि जब उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ये उस इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन से, तो उसको तभी प्रॉब्लम पता लगेगी कि उसको तभी समझाएगी जो इन्वायरमेंट वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो एंशिएंट सिविलाइजेशन में फॉरेस्ट की इन्वायरमेंट की काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है। बट उसी के साथ साथ कंपेरिजन में हमको मॉडर्न टाइम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1848 के टाइम पीरियड में भी वापस से इन्वायरमेंट की तरफ एक रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स देखने को मिलते हैं मॉडर्न यूरोप में। ओके, और इस पूरे प्रतिक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है? इंपॉर्टेंट है, सब नोट करेंगे, ग्रेट सैनिटरी अवेकिंग। ठीक है, ग्रेट सैनिटरी अवेकिंग बोला जाता है इस पूरे पीरियड को। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम पर जब मॉडर्न यूरोप जो है इन्वायरमेंट की तरफ जब रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको ग्रेट सैनिटरी अवेकिंग बोलते हैं। ओके, और इसका एज अ रिजल्ट क्या हुआ, उससे क्या रिजल्ट है कि जो पब्लिक हेल्थ है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, और पब्लिक हेल्थ को मतलब एक डिफाइन कर गया, कैसे परिभाषित किया गया कि ये एक ऐसा विज्ञान है और एक ऐसा कला है जो मतलब जिसमें कि आप डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, डिजीज़ को खत्म कर सकते हो। इसलिए जब आपकी गली मोहल्ले हैं, रोडें हैं, वो क्लीन रहेंगी, आप गंदगी वगैरह नहीं फेंकोगे, एफॉरेस्टेशन करोगे इंस्टेड ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटने की जगह पर, ठीक है, पोल्यूशन नहीं फैलाओगे, तो ऑब्वियसली जो एक घर के कंपेरिजन में आप मतलब काफ़ी लोगों को बचा सकते हो ये करके। ठीक है, सो पब्लिक हेल्थ का कंसेप्ट आया। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंट है, सो इसको कोई नहीं छोड़ेगा, इसको सारे करेंगे। ठीक है, सो पब्लिक हेल्थ की इतनी डेफिनेशन बता के इसके आगे ऑब्जेक्टिव दिया, तो आप ये डायग्राम बना लेना जरूरी है, इससे आपको बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। पब्लिक हेल्थ को मतलब ऐसे किस तरह से उसकी ऑब्जेक्टिव है, पब्लिक हेल्थ की क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? सैनिटेशन ऑफ एनवायरमेंट, ऑब्वियसली एनवायरमेंट को सैनिटाइज करना। ठीक है, कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज आपको पता ही होता है कि जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती है, जैसे कि आज के टाइम में कोरोना वायरस हो गया था। ठीक है, और भी कई सारी डिजीजेज हैं, बात करो फ्लू की, ठीक है, या फिर वायरसेस की, जो नॉर्मल हमको छोटे बुखार खांसी वगैरह होती है, तो वो भी कम्युनिकेबल ही होते हैं। ठीक है, एजुकेशन एंड पर्सनल हाइजीन, टाइम टू टाइम जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है एजुकेटर्स या स्कूल टाइम, हम जब हम स्कूल पढ़ते होते हैं तो प्रेयर के टाइम पे न्यू न्यू एक्टिविटीज, न्यू न्यू प्रोग्राम लॉन्च करती रहती है एजुकेशन डिपार्टमेंट, जैसे कि बच्चों को और बाकी लोगों को भी जो अवेयरनेस पहले इन्वायरमेंट के रिलेटेड। ओके, और काफ़ी सारी रैलियाँ भी निकाली जाती है टाइम टू टाइम लोगों को अवेयर करने के लिए, बच्चों को अवेयर करने के लिए, पर्सनल हाइजीन पे किस तरह से स्कूल में सिखाते हैं कि किस तरह से जो है हैंड धोते हैं। ठीक है, इस तरह से साबुन यूज़ करते हैं, ओके, वगैरह वगैरह बताते हैं। उसके बाद ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं पब्लिक हेल्थ के। ओके, और क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विस एंड अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ऑब्वियसली डिजीज को प्रिवेंट करना, और जो हेल्थ सर्विसेज है वो काफ़ी जल्द से जल्द पहुँच जाना, जिसको नीडी को हेल्थ सर्विस से पहुँचाना। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सोशल फैसिलिटी टू एंश्योर एवरी स्टैंडर्ड लिविंग एनवायरनमेंट। अच्छा, एवरीवन, हर एक इंसान को, जो पब्लिक ऑब्वियसली जो है सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो एक पर्टिकुलर जगह का सिटीजन है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसका ही फर्ज है कि उस इंसान को पब्लिक हेल्थ, जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाना। ठीक है, उस और उनके जो हेल्थ का एक मेंटेनेंस है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनका, वो उनको उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना, और जो मशीनरी है उसकी भी डेवलपमेंट करवाना टाइम टू टाइम। सो ये थी पब्लिक हेल्थ। अब हम देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ, community health is defined more broadly and encompasses the entire gamut of the community organized efforts for maintaining, protecting and improving the health of the people. It involves motivation of the individual and groups to change the pattern of behavior. In addition, it also seeks to plan medical care to achieve optimal health of the members of community as a whole. Previously, the subject of community health was covered in hygiene, public health and prevention of social medicine. In community health, instead of studying individual as a patient, it is essential to understand the patient to represent the community. Diagnosis of health is of diseases, community is essential. Planning treatment for the community is the objective. अच्छा, सो कम्युनिटी हेल्थ को जो एक थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे, एक कॉम्प्लेक्स लेवल पे यहाँ पर डिफाइन किया गया है।
बट इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब पीछे की तरफ इंटरलिंक है। कम्युनिटी हेल्थ को आप इस तरह से बताते हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है, एक ऑब्वियसली पब्लिक हेल्थ की तरह ही है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा इतना है, एक पर्टिकुलर पैटर्न है भी उनका बिहेवियर का, इंडिविजुअल किस तरह से रह रहा है, किस तरह से उसकी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, किस तरह से वो मोटिवेटेड है टुवर्ड्स ही उसकी हिज लाइफ, हिज लिविंग, ठीक है, इस लिवलीहुड, ओके, किस तरह से वो रह रहा है, किस तरह से उसका एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का किस तरह से एक बिहेवियर है, किस तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरह से उसका मोटिवेशन है, ठीक है, मतलब ये चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से रह रहा है। या फिर आप बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ, अब एक पर्टिकुलर जगह पे एक ग्रुप है, ठीक है, सो मैक्सिमम चांसेस यही है कि सारे जो ग्रुप है, ये सारे पीपल्स हैं, वो एक ही पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है, वो एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे। जैसे अभी कोई गाँव है, तो अगर पुराने गाँव के, तो आप देख सकते हो जो गोबर है गाय का, ठीक है, वो कहीं ना कहीं खेतों में एक जगह पे डंप किया जाता है, ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि एक ही घर करेगा तो दो घर करेंगे, सो उनका एक कंप्यूटर का वहाँ रहने वालों का एक पैटर्न हुआ गया है कि एक, ये तो मैंने आपको एग्जांपल से बताया, या अगर आप जब बड़े बड़े म्यूनसिपलिटी की बात करो या फिर बड़े शहर की बात करो, तो वो गार्बेज जो है एक जगह पे डंप करते हैं, ठीक है, सो ये हर एक कम्युनिटी का एक ग्रुप का एक पैटर्न होता है कि किस तरह से उसने अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है। ओके, सो कम्युनिटी हेल्थ का मतलब ये वही है कि एक इस तरह से एक बिहेवियर बनाना है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से एफर्ट्स लगाने हैं आपने, कि जिससे कि आप मेंटेन कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो और इंप्रूव कर सकते हो पीपल्स की हेल्थ, ठीक है, ऑब्वियसली पब्लिक हेल्थ को ही आप पब्लिक हेल्थ का एक अपडेटेड वर्जन बता सकते हो आप एक कम्युनिटी हेल्थ। ओके, कम्युनिटी हेल्थ में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक सोसाइटी को, एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जैसे कि अगर लेट कर लो एक पर्टिकुलर विलेज में एक इंसान को कॉलरा हो गया, या फिर कोरोना वायरस हो गया, या फिर कोई भी ऐसी डिजीज हो गया, सो उस इंसान को आप उसी के बेसिस पे, क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही इंडिविजुअल करता है। अब पता है कि एक किसी गांव में एक ऐसा पेशेंट पाया गया जिसको ये बीमारी है, सो उस पूरे गाँव के लोगों की जाँच की जाएगी, वो किस किस से मिला है, कौन कौन उसके रिलेटिव, कौन कौन उसके पास है, किस किस से वो कॉन्टैक्ट में है, फिर उन सभी लोगों का चेकअप किया जाएगा कि क्या वो सभी लोग भी इसकी बीमारी से प्रभावित हुए हैं या नहीं हुए, या फिर को क्या बीमारी है, या फिर और गाँव में कौन कौन सी बीमारी फैल रही है। अब हमको कैसे पता लगा कि गाँव में पूरी ऐसी बीमारी, क्यों, क्योंकि एक जो बंदा है, वो जो एक इंडिविजुअल सिंगल इंडिविजुअल है, वो एक बीमारी पर्टिकुलर बीमारी से अफेक्ट हुआ, और वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेबल डिजीज होगी, और उसी के बेसिस पे, क्योंकि ये अब ये इंसान कहीं ना कहीं अपने लोगों के बीच रह रहा है, अपने घर के बीच रह रहा है, उसके घर में जैसे बच्चे हो गए, इसके घर में जो छोटे छोटे बच्चे, वो बाहर जाएंगे, दूसरे गाँव के बच्चों के साथ खेलेंगे, वो बच्चे अपने अपने घरों में जाएंगे, और वो इंसान दूसरों के यहाँ जाएंगे रिलेटिव, सो इस तरह से एक पर्टिकुलर बीमारी फैलती है, ठीक है, सो एक ही पर्टिकुलर ये इंसान, ये इंडिविजुअल है, एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह से। ओके, और नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल हेल्थ रिलेशंस, ठीक है, उससे पहले आपने देखो यहाँ ये आपने नॉलेज के लिए हमें नोट करना है कॉमन जेनेटिक डिजीजेज जो है, ठीक है। ओके, we had already tell you that individual health is a result of interaction of large number of influences upon him, or we can divide these influences into the following three groups। अच्छा, सो एक पर्टिकुलर इंसान है, उस पर किसके वो किस तरह से बीमार है, उसकी सेहत किस तरह से है, या फिर वो और भी उसकी जो सारी एक्टिविटीज़ है, उसकी जो इंट्रैक्शन है, वो किससे डिपेंड करता है, कि वो उस पर तीन चीज़ें इन्फ्लुएंस होती है, मतलब उस पर उसका कैसा बिहेवियर है, उसके किस तरह से बॉडी लैंग्वेज है, किस तरह से उसकी एक्टिविटीज़ है, किस तरह से उसकी हाइजीन है, ठीक है, किस तरह से उसकी फिटनेस सेहत है, ये सब कुछ किससे डिपेंड होता है, तीन चीज़ों पर डिपेंड होता है, ठीक है। सबसे पहले जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है कि उसके मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स, उसकी किस तरह से जीन्स थी, क्या उसमें वो आई नहीं आई, ठीक है। यहाँ पर इन्वायरमेंट हेल्थ रिलेशन बताया होगा, इन्वायरमेंट और हेल्थ का क्या रिलेशन है, ठीक है। सो यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, हम आगे जाके अभी अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन से, देखो फर्स्ट है जेनेटिक इन्फ्लुएंस है, ओके, सेकंड बिहेवियर, और थर्ड है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। ये तीनों इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंस है इन द मैनर ऑफ कि ह्यूमन की किस तरह से एक्टिविटी, किस तरह से बिहेवियर है। ओके, सो एक ह्यूमन के ऊपर कैसे जेनेटिक इन्फ्लुएंस जो है वो किस तरह से काम करता है देखते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इनहेरिटेड एज अ सेट ऑफ जीन्स कॉल्ड जीनोम from their parents. Genes determine the physical and psychological character of animals. That is why child bears some resemblance of his parents. We can find that some human beings are born with abnormalities. Inherited abnormalities are called hereditary diseases, which were passed on from parents to offspring. There are other diseases such as Alzheimer's, diabetes, hypertension, and Synchronicity, which cannot be regarded entirely genetic as the same sense of the hereditary disease. However, they are due to the interaction of genes with environment. These diseases are triggered as affected by the nutrition, states, and emotions. In other words, they would not occur in the environment. They would not occur if the environment is favorable for the person. Such diseases are referred as due to genetic influence. अच्छा, so इधर जैसे कि हमने पहले पता, इन्वायरमेंट और एक पर्सन की हेल्थ के बीच का रिलेशन बताया गया है, ठीक है, कि किस तरह से एक ह्यूमन बीइंग पर इन्वायरमेंट अपना इन्फ्लुएंस डालता है, किस तरह से इन्वायरमेंट पर। अच्छा, इसको नॉर्मली समझते हैं, ज़्यादा ब्रॉड ना लिखे। जेनेटिक इन्फ्लुएंस क्या होता है कि एक जो पर्सन है, ठीक है, एक जो पर्सन है, इसके अंदर हर एक इंसान के अंदर उसके मम्मी पापा के, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ठीक है। जैसे कहीं कहीं पापा के, किसी के पापा के बाल अगर लाल होंगे तो उसके बच्चे के भी कहीं ना कहीं लाल होंगे। अब ऐसा नहीं है कि पापा चश्मे पहनते तो बच्चा भी चश्मा पहनेगा। एक 100% नहीं आते हैं, ये आपको बात याद रखनी, 100% कैरेक्टर्स नहीं आते हैं, 100% जीन्स नहीं आती हैं। अब जीन्स पहनने वाली जीन्स नहीं होती है, हमारे ब्लड ग्रुप में डीएनए में होती है वो जीन्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, ठीक है। उसको साइंस के फॉर्म में जीन्स बोलते हैं, जीन्स को बोलते हैं जीनोम बोलते हैं। ओके,
जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। अच्छा, 100% कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते। अब ऐसा नहीं है कि अब आपके पापा को गुस्सा आता है, लाइट कर लो, तो रेयरेस्टली चांसेस है कि उनका 1% या 2% आपके अंदर भी आ जाए, लेकिन आप भी ज़्यादा गुस्से वाले हो या वगैरह वगैरह, ठीक है। या अगर आपके पापा के बाल अगर रेड है तो शायद रेयर चांसेस आपके भी हो सकते हैं, ठीक है। या अगर आपके पापा की हाइट लंबी है तो आपके भी हो सकते हैं। अगर आपकी मम्मा के हाइट लंबी है तो आपके अंदर सकते हैं। मम्मा पापा के जो कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं वो बच्चे के अंदर आते हैं, लेकिन कुछ कुछ इंटायरली सब नहीं आते, ठीक है। तो उनको बोलते हैं जीन्स। तो अब किसी इंसान के जैसे मम्मी पापा को जो है डायबिटीज प्रॉब्लम्स आ गई, बट मतलब कुछ बच्चे हैं वो एबनॉर्मलिटीज़ में पता आपने देखा होगा कि मतलब काफ़ी साइकोलॉजिकली थोड़े से वीक होते हैं, ओके। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं होते हैं, बट होते हैं, लेकिन कुछ कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होगी, जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो जाना, आंखों में मतलब साइट आई साइट बड़ी ज़्यादा कम हो जाती है, या फिर साइकोलॉजिकली वीक होते हैं, माइंड उनका थोड़ा सा इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता। आप इस मूवी रिलेट कर सकते हो। कोई मिल गया में जब ऋतिक रोशन सर होते हैं, उस तरह से देख सकते हो। बट उसमें ये नहीं है कि उनके पापा का मतलब उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था, चल वो तो मूवी का अलग सीन है। बट रोहित की जिस तरह से कंडीशन थी इस मूवी में, उस तरह के ही मतलब बच्चे होते हैं, अबनॉर्मलिटीज़ के साथ पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पापा के मम्मी पापा के अंदर वो प्रॉब्लम होती है, तो वो में आ जाती है, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, वो कैरेक्टर्स सॉरी जो डिजीज़ आप बोल सकते हो, या फिर जो प्रॉब्लम्स हमको हमारे पेरेंट्स से मिलती है, जैसे किसी के पापा की मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि आई साइट जो है वीक थी, ठीक है। तो अगर वो उसके बच्चे के अंदर आए तो उसको बोलते हैं हेरिडिटरी डिजीज़ या हेरिडिटरी प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि वो हेरिडिटरी मतलब हमारे मम्मी पापा से हमको मिली है पूरे, ओके। बट कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं अब जो कि हेरिडिटरी नहीं होती हैं, जैसे कि आ गया हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, एल्ग्रेस हो गया, ये हाइपरटेंशन है। बट जो हमारे अंदर जीन्स आई है, हमारे अंदर जीन्स कहाँ से आई है? हमारे अंदर जीन्स आई है हमारे पेरेंट्स के अंदर से, ठीक है। जो हमारे पेरेंट्स की जो हमारे अंदर आई है, अब वो जीन जो हमारे अंदर है, वो जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ठंडा है, गर्म है, हॉट है ज़्यादा, या फिर डेजर्ट है, या फिर ग्रे मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा मानसून है, मतलब जैसा भी इन्वायरमेंट पर रहते हो, अब आपकी हेल्थ, आपकी उन जीन्स का इंट्रैक्शन जब उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के साथ होता है, क्या वो इन्वायरमेंट आपके लिए फेवरेबल साबित होता है या नहीं होता है? अच्छा साबित होता नहीं। जैसे अगर किसी कुछ लोगों की जो स्किन वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो आप धूप में जाते हैं तो उनको पिंपल्स हो जाते हैं, ठीक है। या फिर ज़्यादा ठंड में गए तो उनकी जो स्किन होती है रफ हो जाती है, ठीक है। सो ये था आपके अंदर जो जीन्स है, क्या वो आपके आसपास वाले इन्वायरमेंट के साथ जब वो इंटरेक्ट करती है, तो क्या आपके लिए वो इन्वायरमेंट फेवरेबल है या नहीं? अगर आपके लिए फेवरेबल तो आपको कुछ लगेगा, अनफेवरेबल है आपका, आपके जीन्स उसके इन्वायरमेंट से नहीं मैच होती है, ठीक है। तो आपको कुछ एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलती है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सनबर्न्स हो गया आपको, ठीक है, पिंपल्स आ गया आपको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यहाँ पर देखो बड़े लाइन में लिखा गया कि जब हमारे जीन से इंटरेक्शन होता है उनका इन्वायरमेंट के साथ, तो उन डिजीज़ को अफेक्ट, ठीक है, वो इफेक्ट होती है हमारे न्यूट्रिशन के साथ, ठीक है, हमारे इमोशंस, हार्मोन्स, ड्रग्स एंड अदर इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, ठीक है। मतलब और दूसरे शब्दों में बताया जाए तो अगर जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट हो, अगर इस पर्सन के लिए फेवरेबल नहीं रहा, तो उसको ये डिजीज, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। नॉर्मली ज़्यादा प्रेशर मत लेना आपका। सो ये इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, और जिससे जेनेटिक्स का ये इन्फ्लुएंस होता है, ये ऐसा प्रभाव डालता है जेनेटिक्स ह्यूमन बीइंग के अंदर। अच्छा, बिहेवियरल इन्फ्लुएंस क्या होता है? अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ड्रग, चेविंग, टोबैको, रेगुलर फूड हैबिट्स रिजल्ट इन वेरियस काइंड ऑफ इल हेल्थ हैबिट्स ऑफ पर्सनल चेंज थ्रूआउट वन लाइफ। दिस डिपेंड्स अपॉन रिस्पांसिबिलिटी, न्यूट्रिशन, सेल्फ मैनेजमेंट, फिजिकल फिटनेस एंड। अच्छा, बिहेवियर इन्फ्लुएंस ये होता है कि किसी इंसान का बिहेवियर कैसा है, मतलब किस तरह से वो रह रहा है, क्या वो शराब वगैरह यूज़ कर पी रहा है या नहीं, स्मोकिंग कर रहा है, ड्रग्स वगैरह। अब वो जो शराब पिएगा उसका जो लीवर वगैरह वही खराब होगा, तभी 24 घंटे बीमार रहेगा। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि उसके पापा या मम्मी पापा को या उसको हेरिडिटरी डिजीज है, नहीं, क्योंकि वो उसकी खुद की अपनी गलती, उसके खुद के डिसीजन से, दैट्स वाई उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, बिहेवियरल इन्फ्लुएंस हो रहा है। क्योंकि मतलब वो उसका अपना बिहेवियर है, किस तरह से वो इंटरेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट के साथ, किस तरह से वो डिसीजन ले रहा है, ठीक है। ये उसके डिपेंड करता है, उसकी न्यूट्रिशन, उसकी अवेयरनेस, उसके स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसकी फिजिकल फिटनेस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो स्टेप लेगा, ओके। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस देख लेते हैं। इन्वायरमेंट, यू नो दैट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट ऑल ऑफ देम एग्जिस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द हेल्थ एज यूजुअल टू बी फिजिकल। अच्छा, सो ऑब्वियसली आपको पता है इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ है। इन्वायरमेंट ही हम जहाँ पर रह रहे हैं, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ पे इफेक्ट डालता ही डालता है, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने आपको बता दें कि क्लाइमेट की बात करूँ, वेदर की बात करूँ, अभी आज के जैसे ठंडा है, तो वो हमारी किस तरह से हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारी उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो यस, ये इस तरह से इन्वायरमेंट एक इंसान की उस पर इफेक्ट इन्फ्लुएंस डाल सकता, एक इंसान की हेल्थ पे इन्फ्लुएंस डाल सकता है। सो ये आगे इंडिविजुअल की हेल्थ हो रही है, हमने पढ़ लिया है। जेनेटिक इन्फ्लुएंस हमने पढ़े, इन्वायरमेंटल भी इन्फ्लुएंस पढ़े, और बिहेवियर इन्फ्लुएंस पढ़े। अच्छा, जब आपको जेनेटिक इन्फ्लुएंस के बारे में ये वाला क्वेश्चन है, तो आपको ये डायग्राम बना देनी है, जिससे आपका अच्छा इंट्रोडक्शन आएगा, ठीक है। ओके, सो जेनेटिक इन्फ्लुएंस ये हो रही है, लेकिन इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस जब हम पढ़ते हैं, हमने अभी जब नॉर्मल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस कौन से टाइप के होते हैं? फिजिकल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस होता है, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के इफेक्ट जो है, यहाँ पे पढ़ते हैं। अब फिजिकल की बात करो, या फिर तो फिजिकल में कौन से जो फैक्टर्स है वो हमारी बॉडी पे डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी बॉडी को। कौन से रेडिएशन होगी, सूरज की किरणों की, वाइब्रेशन
होगी, ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है, नमी होगी, फोर्स एंड एब्जॉर्प्शन, नॉइस पोल्यूशन हो गया। सो ये हमारी फिजिकल बॉडी पे, हमारी ह्यूमन की हेल्थ पे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। बट ये कौन सी प्रॉब्लम है, सारी कौन से फैक्टर है, इन्वायरमेंट क्या है, ओके, केमिकली पॉइजन टॉक्सिक हो गया, वेस्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये जो है ये भी ऑब्वियसली ह्यूमन की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, जो कि इन्वायरमेंटल है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन को हेल्थ को होते हैं, ऑब्वियसली बायोलॉजिकल एनिमल्स हो गया, आपका बायो का मतलब भी होता है लाइफ, ठीक है। सो ऐसे इन्वायरमेंट ऐसे कौन से फैक्टर जो ह्यूमन की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, एनिमल्स किस तरह से रह रहे हैं, ठीक है, माइक्रोब्स किस तरह से वो हमारे अंदर आ रहे हैं, जैसे जेम्स की बात कर लो आप, ठीक है। उसके बाद सोशियोलॉजिकली इन्वायरमेंट हमारे ह्यूमन पे किस ह्यूमन की हेल्थ पे किस तरह से इफेक्ट डाल रहा है। ओवर क्राउडिंग होगी, आपने आइसोलेशन होगी, नेगलेक्ट हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। ओवर क्राउडिंग अगर पर्टिकुलर देखा कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ओके, हेल्थ इफेक्ट उसे बहुत ज़्यादा डिजीज पैदा होती जा रही है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो रही है, ठीक है, लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही है ओवर क्राउडिंग से। सो ये इन्वायरमेंट जो सोशियोलॉजिकली इस तरह से इफेक्ट पड़ता है। साइकोलॉजिकली किस स्ट्रेस हो गया इंसान को, पर्टिकुलरली को ओके, डिप्रेशन हो गया, डिस्कंफर्ट हो जाना स्टार्ट होता है। तो ये इनको ज़्यादा आपको, मुझे विश्वास है कि इतना ज़्यादा आपको एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये फैक्टर्स बताए और ये उनके एग्जाम्पल दिए, मतलब किस तरह से साइकोलॉजिकली अब एक एनवायरमेंट किसी तरह से डाल सकता है। ऑब्वियसली एक इंसान को स्ट्रेस एंजाइटी होगी, ठीक है, डिप्रेशन होगा, डिस्कंफर्ट होगा, सो दैट्स व्हाई वो उसकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा, ठीक है। एजेंट्स ऑफ इल हेल्थ, इस पैर को आपको पढ़ लेते हैं, शायद पढ़ रहे हैं। तो एजेंट ऑफ इल हेल्थ और डिजीज मे बी लिविंग और नॉट लिविंग tangible and intangible force and excessive lack of substance of the body in some elements like heart disease and peptic ulcer. The causative agent is not known by the large and these agents are classified in. अच्छा, एजेंट्स ऑफ इल हेल्थ मतलब हमारी जो खराब हेल्थ होती है या फिर जब हम बीमार होते हैं तो उनके एजेंट्स क्या कि हमने जब पोल्यूशन के चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़े थे पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो। लेकिन जो इल हेल्थ के एजेंट्स हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना, ये नहीं कि जो लिविंग भी किसी वही हो सकते हैं, ठीक है। अगर बात करो आप तो हार्ट डिजीज़ या फिर पेप्टिक अल्सर की, तो उसके जो एज कॉजेटिव डिजीज एजेंट्स हैं, मतलब जिनकी वजह से ये सारी डिजीज हमको फेस करनी पड़ती है, हार्ट डिजीज ऊपर से उसके अभी तक नहीं पता लगी है। बाकी जो लार्ज नंबर पे एजेंट्स हैं वो नीचे क्लासीफाई हम देखते हैं। सो ये सारे आप देख सकते हो एजेंट्स हैं। जो बायोलॉजिकल एजेंट्स ये हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल तो मैंने आपको पहले हुए पड़े, जैसे बैक्टीरिया के प्रोटोजोआ हो गए, फंगस हो गया। न्यूट्रिएंट जो एजेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स किस चीज़ में मिल सकते हैं, जब हमने बात करें न्यूट्रिएंट्स की तो ये सब आते हैं, फैट्स आता है, प्रोटीन आता है, विटामिन कार्बोहाइड्रेट आता है, ठीक है। ओके, उसके बाद केमिकली कौन कौन से एजेंट्स मिलते हैं हमको, एंड्रोजनस एक्सेसिव प्रोडक्टिव द बॉडी, यूरिया, एल्बेन एक्सोडोसिस, डस्ट हो गया, फोम्स आ गए, गैसेज आ गई, ठीक है, केमिकली हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। फिजिकली कौन कौन से एजेंट्स आ गए, हीट आ गई, कोल्ड आ गई, ह्यूमिडिटी आ गई, आप पर्टिकुलर रह रहे हो तो गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, आपके हेल्थ को अफेक्ट पड़ जाएगा, राइट। उसको मैकेनिकली भी बताया हुआ है कि मैकेनिकली कौन से एजेंट्स हैं, स्प्रिन फ्रैक्चर आ गया अगर आपके पैर वगैरह बाडी वगैरह, तो वो मैकेनिकली डेफिशिएंसी वाटर और अदर एसेंशियल फैक्टर। हमने देखा गर्मी में हमको पानी की कमी पड़ जाती है, पानी कम होती है तो उससे चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी अच्छी टर्म दी है, देखो होस्ट होस्ट क्या होता है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच पैरासाइट्स एंटर, ठीक है। सो मतलब एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पेशेंट जो कि बीमार है, ठीक है, बीमार, इसको क्या हो गया, डिजीज हो गई, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, ठीक है, बुखार हो गया, सो या फिर इसको कॉलरा हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है। सो जो मच्छर है, जो मॉस्किटो है, और जो ये ह्यूमन बीइंग है, जिसको जो ये पेशेंट है, ठीक है। सो पेशेंट मतलब जिस पे अटैक हुआ है मच्छर के द्वारा, मतलब जो बीमार है, तो जिसके ऊपर बीमारी लगी है जैसे मतलब इंसान, तो वो होता है होस्ट। मतलब जैसे मैं हूँ, अगर मुझे किसी मच्छर ने काट दिया तो होस्ट कौन होगा, मैं हूँ, क्योंकि मुझे मतलब उसने काटा है। और पैथोजन कौन होता है, पैथोजन मतलब मच्छर, ठीक है। एक मैंने आपको चलो ये बता लो, ये है राजू और ये मच्छर, ये है मॉस्किटो मतलब मच्छर, ठीक है। अब मच्छर ने राजू को काट लिया है, ठीक है। तो राजू यहाँ पर क्या है, राजू यहाँ पर है होस्ट, क्यों, क्योंकि इसी को काटा गया है मच्छर के द्वारा, और यहाँ पर मच्छर जिसने काटा है वो क्या है, वो उसको बोलते हैं पैथोजन, ठीक है। आई होप आप समझ गए कि पैथोजन और होस्ट के बीच में डिफरेंस। होस्ट मतलब जिस पे अटैक हुआ है, जो अफेक्ट हुआ है, और पैथोजन मतलब जिसने अफेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर एक और अच्छी टर्म दी है, मैं आपको दिखाता हूँ, एटियोलॉजी। एक्चुअली इस टाइम शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन में कोई फर्क हो तो आप द स्टडी ऑफ दीज कॉज एंड ओरिजिन डिजीज। अच्छा, मतलब एक बीमारी का ओरिजिन या कॉज क्या है, उसकी स्टडी को हम एटियोलॉजी बोलते हैं, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे लगता है पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। आई होप कि आप इनको क्वेश्चन को आराम से कर पाते होंगे।